ठीक है जी, आज की क्लास जो सर्वे रिसर्च हम कर रहे थे ओवरव्यू। तो सर्वे रिसर्च की कुछ प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं, उसके एडवांटेजेस एंड यूजेस देख रहे हैं और फिर उसके साथ जो एरर्स पॉसिबल आते हैं रिसर्च में, तो उन एरर्स को हम समझें और जो हम जब सर्वे कंडक्ट करें तो वो एरर्स ना करें रिसर्च में। तो इसके लिए हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो सर्वे रिसर्च एंड इट्स प्रॉपर्टीज, uses of survey, advantages of survey, errors in survey research, classification of survey methods, cross sectional and longitudinal। ठीक हो गया। तो अब इसमें फर्दर जो प्रॉपर्टीज थी वो क्लियरिटी, कंप्लीटेबिलिटी, प्रोसेसिबिलिटी, एनालाइजेबिलिटी और टाइम लाइननेस। क्लियरिटी आपके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ आपका लिटरेचर रिव्यू कनेक्टेड होता है और फिर वहाँ पे जो हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाते हैं वो लिंक करती है आपकी क्वेश्चनर से। तो और फिर क्वेश्चनर आपका डेटा कलेक्ट करता है, दैट इज काइंड ऑफ सर्वे रिसर्च। तो आप थ्रू क्वेश्चनर कर रहे हैं, तो अगर ये आपस में अलाइंड है तो ये क्लियरिटी है। ठीक है। कंप्लीटेबिलिटी आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन की है वो तब है जब आपके रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जो रिसर्च का पर्पस है उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं, तो आपकी कंप्लीटेबिलिटी हो जाएगी। और प्रोसेसिबिलिटी जो डेटा की है वो डेटा में जो अनयूजेबल केसेस है, मिसिंग रिस्पॉन्सेज है, कोलिनियरिटी है, तो नॉर्मलाइजेशन है डेटा की, वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। फिर जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम प्रॉपरली जो है वो डेटा का हम मेथड सेलेक्ट करते हैं कि आपके पास अगर नॉर्मल डेटा है तो आप रिग्रेशन और कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डेटा नहीं आ रहा, नॉर्मलिटी या लीनियरिटी नहीं आ रही आपकी, तो फिर आप स्मार्ट पीएलएस में पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड पे कर सकते हैं इसको। ठीक है। और टाइम लाइननेस का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट या कंसर्न आपके जो क्लाइंट हैं वो आपको रिसर्च के लिए दे रहे हैं, तो आप उनको जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो ड्यूरिंग इन बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें ताकि वो उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं और फिर मैंने आपको ये कुछ यूजेस बताए थे सर्वे रिसर्च के, कि आपको कस्टमर्स के बारे में मालूम करना है, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है और एक्सपेक्टेशंस देखनी है कि हम उनको ओवर चार्ज कर रहे हैं या लो चार्ज कर रहे हैं। अगर हम अबव एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं तो हम लो चार्ज कर रहे हैं, अगर बिलो एक्सपेक्टेशंस उनको सर्व कर रहे हैं तो हम उनको ओवर चार्ज कर रहे हैं। हम ट्यून अप कर सकते हैं अपनी प्राइसेस को। ठीक है। अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं और गैप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ठीक है। और अगर हम कस्टमर प्रोफाइल को देखते हुए अपने बिजनेस को रिलोकेट कर सकते हैं और उसके अलावा हम नई ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। सर्वे रिसर्च इज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, नॉट द सेकेंडरी डेटा। आप जो, क्योंकि इसमें जो मेथड यूज होते हैं, आपका एक सवाल आया है ना अब्दुल माजिद की तरफ से कि सर्वे रिसर्च जो है वो प्राइमरी पे है या सेकेंडरी पे है। तो सर्वे हम कर रहे हैं प्राइमरी डेटा के लिए क्योंकि हम क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है। रेस्पोंडेंट के साथ हम फोकस ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स हैं वो हम प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो सर्वे रिसर्च इज यूज्ड फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ये फिर आपके कुछ एडवांटेजेस आ जाएंगे सर्वे रिसर्च के। और उसके बाद जो हम लास्ट में कर रहे थे कि आपकी कुछ एरर्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए सर्वे रिसर्च में। तो रैंडम सैम्पलिंग एरर, आपका जितना पॉपुलेशन सैंपल साइज पॉपुलेशन की नियर होगा उतना सैंपल रैंडम सैम्पलिंग एरर कम होगा। सिस्टमेटिक एरर जो है रिसर्च डिज़ाइन में, जो रिसर्चर है जो रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करता है, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग करता है और फिर डेटा एनालिसिस के जो मेथड्स हैं तो वो यूज़ करता है। तो अगर इनमें कोई एरर है तो हम कहेंगे कि दीज आर सिस्टमेटिक एरर्स। और सैंपल बायस एरर्स, अगर हम कोई ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारी जो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे बिल्कुल हटकर है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जी हमें सिविल इंजीनियर्स का डेटा चाहिए और
इंजीनियर तो है लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक का इसमें आ गया है, तो वो आपके पॉपुलेशन से डिविएट कर जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई एरर है तो हम कहेंगे दिस इज अ सैंपल बायस एरर। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ एरर्स, कंटिन्यू करते हैं। रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जो एरर्स आ रहे हैं, a category of sample bias resulting from some respondent's action or inaction such as non-response or response biasness। तो रेस्पोंडेंट की तरफ से जो भी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे ये रेस्पोंडेंट एरर का पूरा चार्ट है हमारे पास आपकी प्रेजेंटेशन में, कि ये रेस्पोंडेंट एरर्स है, नॉन रेस्पॉन्स एरर, बायसनेस, डेलिबरेट फाल्सिफिकेशन, अनकॉन्शियस मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा आपके ये एक्विसेंस जो लिखा हुआ है, बायस, एक्सट्रीमिटी, इंटरव्यूअर एरर, ये सारे जो एरर्स हैं आपके पास, ये रेस्पोंडेंट एरर्स आ जाते हैं। बाकी आपके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हैं। तो हम अभी रेस्पोंडेंट एरर्स का ये जो चंक बना हुआ है इसको कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स को देखेंगे। ठीक है जी, तो एरर्स इन सर्वे रिसर्च जिसमें आपके पास रेस्पोंडेंट एरर है, नॉन रेस्पॉन्स एरर। The statistical difference between a survey that includes only those who responded and a perfect survey that would also include those who failed to respond। ठीक है, तो नॉन रेस्पॉन्स एरर तब आएगा जब आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो और या पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से उनको जो आंसर्स करना चाहिए वो नॉन सीरियसनेस है उसके अंदर, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉन रेस्पॉन्स एरर। ठीक है, और आपके जो रिसर्च है उसमें तो दोनों ही रेस्पोंडेंट्स इंक्लूडेड होंगे, जिन्होंने रेस्पॉन्स किया भी है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं भी किया। और जो परफेक्ट सर्वे है उसमें दोनों इंक्लूड होंगे। मतलब अगर कोई ऐसा सर्वे आता है कि जिसमें किसी ने सबने रेस्पॉन्स किया है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने रेस्पॉन्स नहीं किया हो, तो हम कहेंगे कि देयर इज अ नॉन रेस्पॉन्स एरर। इट इंक्लूड्स ओनली दोज हु रेस्पॉन्डेड। ठीक है, लेकिन परफेक्ट सर्वे वो है दैट वुड आल्सो इंक्लूड दोज हु फेल्ड टू रेस्पॉन्स। दोनों किस्म के उसमें शामिल हैं, तो हम कहेंगे कि देयर इज नॉन रेस्पॉन्सिव एरर्स नहीं है आपकी रिसर्च में। अच्छा, नॉन रेस्पोंडेंट जो है वो आपके दो आ जाते हैं, नो कांटेक्ट और रिफ्यूजल। रेस्पोंडेंट है, आपको मालूम है ये रेस्पॉन्स कर सकते हैं लेकिन उनसे राब्ता ही नहीं हुआ, रिसर्चर ने उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, घर में नहीं थे वो, ठीक है, कहीं और चले गए हैं, या हमने उनको 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन वो फिर भी नहीं मिले, तो दिस इज अ नो कांटेक्ट। रिफ्यूजल, जैसे हम क्वेश्चन के टॉप पे लिखते हैं कि यू आर फ्री टू रेस्पॉन्स और फ्री नॉट टू रेस्पॉन्स द क्वेश्चन, और यू आर आल्सो फ्री टू लीव सर्वे इन बिटवीन। ठीक है, तो ये जब हम रेस्पोंडेंट को बताते हैं, तो अगर कोई रिफ्यूज करता है एट द विल, नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, तो हम कहेंगे दिस इज द रिफ्यूजल। तो नॉन रेस्पोंडेंट्स आ गए, ठीक है, और नो कांटेक्ट है, रिफ्यूजल है, और सेल्फ सिलेक्शन बायसनेस है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सेल्फ सिलेक्शन बायसनेस की।
तो इसमें आप देखें कि एक रेस्पोंडेंट है जो फ्रीली रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम से फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे उनका फीडबैक फॉर्म पड़ा होता है, तो कभी नहीं होता मूड फिल करने का, हम नहीं फीड करना चाहते, और एट दी एंड हमसे कहा जाता है जी आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, ये हमारी रेस्टोरेंट की पॉलिसी है। तो जो रेस्पोंडेंट है वो कहेगा भाई ज़बरदस्ती है क्या, हम ऐसे ही इसको फिल कर नहीं फिल करना चाहते, छोड़ दें हमें, अब नहीं जी हमारे रेस्टोरेंट की पॉलिसी है। अब वो जो रेस्पोंडेंट उस फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। कौन सा, अब यहाँ पे लिखा है ना, पीपल हु फील डिफरेंट, जो लाइकली वांट टू रेस्पॉन्स और जो डिफरेंट है। अब उससे हम जबरदस्ती जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो हम उसको फोर्स कर रहे हैं रेस्पॉन्स करने के लिए। अच्छा, अगर होटल की सर्विस अच्छी है, फूड अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम फीडबैक फॉर्म पे कमेंट्स लिखें इस रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है ना, इसको रेट करें, इसकी कमेंट लिखें, वो डिफरेंट है। अच्छा, रेस्टोरेंट में खुदा ना खास्ता किसी वेटर से कोई चाय गिर गई, सूप गिर गया, या उसने कोई सफाई सही तरीके से नहीं की, सर्व लेट से किया है, अब हमारा दिल चाह रहा है कि हमें कहीं सर्वे फॉर्म मिल जाए, तो जो हम इसकी जो है ना वो सही की क्लास लगाते हैं ना सर्वे फॉर्म में, फीडबैक फॉर्म पे। तो दैट इज डिफरेंट कि रेस्पोंडेंट खुद रेस्पॉन्स करना चाहता है, एक्साइटमेंट में, एंगर में, विलिंगनेस में, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज जिनको हम खुद कहते हैं जी कि आप ये रेस्पॉन्स करें। तो ये इस काइंड ऑफ बायसनेस, ठीक है, तो ये जो है वो रिसर्च में नहीं होनी चाहिए, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं विद सर्टेन क्वेश्चन दैट मिस रिप्रेजेंट द ट्रुथ, ठीक है ना, और वो कुछ वर्ड्स मतलब वो डिप्लोमेटिक आंसर्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ रेस्पॉन्स बायसनेस। और अगर कोई रेस्पोंडेंट है जो सारे क्वेश्चंस के साथ एग्री 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 स्ट्रांगली एग्री किए जा रहे हैं, या रेटिंग आ रही है तो टॉप रेटिंग दे रहा है जी, आप इसको 1 और 10 पे रेट करें, तो 9 10 एग्री वेरी गुड। अच्छा, ये मोस्टली तब होता है जब कोई ट्रेनर ट्रेनिंग ख़त्म करता है और फिर जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनसे कहता है जी कि एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग मेरी ट्रेनिंग कैसी थी, आप जो है वो फीडबैक दें। ठीक है, अब क्योंकि ट्रेनर उस वक्त मौजूद था, सारे रेस्पोंडेंट सुपर एक्साइटेड हैं, उसने इस तरह से क्लास जो है ट्रेनिंग कंडक्ट की है, तो सारे जो रेस्पॉन्सेज है वो एक्साइटमेंट में आ रहे होते हैं, और कोई भी उस पर बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई ट्रेनिंग का अगर कोई रेस्पॉन्स फीडबैक देखना चाहिए तो दूसरे तीसरे दिन चेक करना चाहिए, राइट आफ्टर द ट्रेनिंग और वर्कशॉप आप उसका फीडबैक देख रहे हैं, तो फिर इस किस्म के रेस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं कि वो मोस्टली एग्री कर रहे होते हैं या हाईली रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक बायसनेस है रेस्पोंडेंट की तरफ से। और एक्सट्रीमिटी बायस जो है वो भी इधर स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, या सारे पॉइंट 10 की तरफ जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स 1 की तरफ आ रहे हैं रेटिंग स्केल पे, जी ये 1 है या 10 है, मतलब इन बिटवीन कहीं पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी दोनों एक्सट्रीम्स में से चूज किए हुए हैं, तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ एक्सट्रीमिटी बायसनेस ईदर साइड। या अगर रेटिंग लाइकर्ट स्केल है तो डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट की तरफ, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन की तरफ, या आपकी बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक्सट्रीमिटी बायसनेस है, तो ये भी इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो भी हम स्क्रीन आउट कर देते हैं। आपके जो क्वेश्चन जो अनयूजेबल में आ जाते हैं वो एक्सट्रीमिटी बायसनेस की वजह से भी हम उसको यूज नहीं करते। अच्छा, इंटरव्यूअर बायसनेस, presence of the interviewer influence the respondent answer। कैसे? अब से फॉर एग्जांपल रेस्पोंडेंट ने एक सवाल का जवाब फीड किया, ठीक है, रेस्पोंडेंट ने एक सवाल का जवाब फीड किया, और फिर इंटरव्यूअर की तरफ देखा, इंटरव्यू जो है वो उसने भी जवाब देखा और स्माइल पास की थी कि ठीक है। अब कुछ सवाल के जवाब देने के बाद जो रेस्पोंडेंट है वो बजाय उस क्वेश्चनर को आंसर करने के वो इंटरव्यूअर को
प्लीज करना शुरू हो जाएगा, उसको खुश करने की कोशिश में लग जाएगा अनइंटेंशनली। ठीक है, बजाय इसके, अच्छा अगर कोई सवाल उसने पढ़ा, अब उसे थोड़ा उसमें सोचने का पड़ा, तो बजाय खुद सोचने के वो इंटरव्यूअर से पूछ लेगा जी इसका मतलब क्या है। तो इंटरव्यूअर जो है मतलब समझने के साथ उसको उसका जवाब भी बता देगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये इंटरव्यूअर बायसनेस एरर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको जो है वो कंटेमिनेट कर रही है, उसको जो है वो राइट आंसर्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये एरर जो है वो भी हो सकता है फ्रॉम इंटरव्यूअर साइड, उसकी जो प्रेजेंस है वो इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, अगर कोई इंटरव्यू जो है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस है उसका एरिया में, वो रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है, या कोई कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, अब उसको जो है वो अपना एमबीए की थीसिस करनी है, एमफिल की करनी है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्वेश्चन दे देता है जी फिल करो उसको। ठीक है, तो अब वो जो क्वेश्चनर फिल करेंगे तो उनको तो पता है ये हमारा मैनेजर है, ठीक है, पढ़ रहा है, एमबीए कर रहा है या एमफिल एमफिल पीएचडी कुछ कर रहा है, लेकिन है तो हमारे पास ही, कल इसको इधर ही आना है। तो वो उस तरह के रेस्पॉन्सेस देंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ इंटरव्यू बायसनेस जो आ सकती है क्वेश्चंस में। और सोशल डिजायबिलिटी बायसनेस, ये इस तरह से आता है कि आपने देखा होगा कि टेलीविजन पे जब वो तबसरे चलते हैं और या कोई इंटरव्यू चलता है, तो एंकर कहता है जी कि हमारे पास जितने भी गेस्ट आए थे और जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस पर्टिकुलर इशू के बारे में सारे बहुत सीरियस हैं और उनका ओपिनियन जो है वो ये ओपिनियन है। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो रेस्पोंडेंट है, भाई इतने सारे एंकर हैं, लोग हैं, रिसर्चर सब एक तरफ जा रहे हैं, तो वो अपना आइडिया जो है, अपनी जो थिंकिंग है वो शेयर नहीं करेगा, वो दूसरी साइड पे। ठीक है, आप देखें जी कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, वो क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं, एक ग्रुप में दोस्त बैठे हुए हैं, जी आपने क्या लिखा, जी मैं एग्री हूँ, जी मैं भी एग्री हूँ। अब क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई एक सॉल्व कर रहा है, उसको देख के बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, यार कौन पढ़ता है, तुमने पढ़ लिया ना, ठीक है मैं भी यही साइन कर देता हूँ। अगर किसी ने सीरियसली फिल किया क्वेश्चन ग्रुप में बैठ के पढ़ के, तो बाकी ग्रुप उसको टोंट करेगा कि छोड़ो क्या इसमें इतना सीरियस लेना है, क्या करना है, अब वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सोशल डिसेबिलिटी, आप जो है रेस्पोंडेंट को पता है जी कि मैं डिविएट कर रहा हूँ या अलाइन कर रहा हूँ बाकी लोगों के जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ, तो उस हिसाब से उसने क्वेश्चन फिल किया है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ सोशल डिसेबिलिटी बायसनेस एरर आ जाता है उसका। ठीक है जी, अब जो उसका दूसरा पार्ट था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स, error caused by improper administration or execution of the research task, जो डेटा एनालिस्ट है उसकी तरफ से। तो डेटा प्रोसेसिंग एरर जो है, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट डेटा एंट्री, इनकरेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अदर प्रोसीजरल एरर ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस। तो इनकरेक्ट डेटा एंट्री इस तरह भी हो सकता है कि 45 को किसी ने 54 लिख दिया हो और आपकी जो रेस्पोंडेंट की लिमिट हो कि हमें बिलो 40 और बिलो 40 करने हैं, और डेटा एंट्री में वो 54 हो गया है, ठीक है ना, 25 जो है वो 52 हो गया है, 35 53 हो गया है। तो अब ये क्या है, टाइपिंग एरर्स हैं, और हो सकता है डेटा एंट्री का एरर हो, या डेटा क्वेश्चनर पे वो लिखा हो 52 53 54, लेकिन जो है जो डेटा एंट्री करने वाला है उससे गलती हो गई हो, टाइपिंग एरर हो गया हो। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन आ गई, जैसे मैंने आपको कहा था एमओस जो कोवेरियस के लिए है। और हम जब पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड करते हैं तो वो जो पीछे एल्गोरिथम्स रन होती हैं सॉफ्टवेयर में, वो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग की।
और अगर हम रिग्रेशन कर रहे हैं स्पीसीज में तो उसकी अलग एल्गोरिथम पीछे रन हो रही होती है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात आ रही है तो हम तो सॉफ्टवेयर पे वो टेस्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं समझ के, बाकी तो पीछे उसकी एल्गोरिथम रन हो रही है। अगर हम सही टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग पीछे हुई हुई है वो भी हम कहेंगे कि करेक्टली रन हो रही है। ठीक है, और अदर प्रोसीजरल एरर्स जैसे हम बात कर रहे थे कि आप जो सैम्पलिंग का, पॉपुलेशन का, ये जो सारे एरर्स आपके आ रहे थे वो आपके प्रोसीजरल एरर्स में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी काउंट होती है डेटा प्रोसेसिंग एरर्स में। इंटरव्यूअर एरर्स में जो है वो मिस्टेक मेड बाय इंटरव्यूअर फेलिंग टू रिकॉर्ड सर्वे रिस्पॉन्स करेक्टली। ठीक है, स्पेशली एक मिनट, ये सीमा कह रही है कि ये एरर दोबारा बता दें। ये टेंडेंसी फॉर रेस्पोंडेंट्स टू एग्री विथ ऑल और मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ देम इन अ सर्वे। ठीक है, आपका जो सर्वे फॉर्म है अगर उसमें आप येस नो पूछ रहे हैं तो वो येस कर रहे हैं, और अगर आप लाइकेट स्केल है आपने यूज़ किया है तो मोस्टली वो एग्री की तरफ जो है वो डिविएटेड है, डिसएग्री नहीं कर रहे किसी भी रिस्पॉन्सेस के साथ, तो हम कहेंगे कि ये एरर प्रोड्यूस हो जाता है आपका। सीमा क्लियर है? मतलब रेस्पोंडेंट जो है ना वो डिसएग्री कर ही नहीं रहा, नो कर ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, इस ये दो वजह से हो सकता है। ये जो एरर आता है जब हम क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है ना वो डिफरेंट भी करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखते जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक कर रहे हैं ना, तो हमने एक स्टेटमेंट, आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट। अब वो क्या नो कहेगा? यस करेगा। अच्छा, फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज नॉट एज पर क्वालिटी। ठीक है, uh, अब अगर उसे लगेगा कि वो सर्विस अच्छी है तो वो इस क्वेश्चन के साथ डिसएग्री करेगा क्योंकि आपने नॉट उसके साथ ऑप्शन दिया है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं कि जिसमें रेस्पोंडेंट को और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो एग्री कर सकता है, तो वो क्वेश्चनर डिजाइन का मसला है। आप क्वेश्चनर को कुछ उसकी लैंग्वेजेस में कुछ अगर 6-7 सवाल हैं तो 2-3 सवाल ऐसे भी रखें कि मोस्ट प्रोबेबली अगर सेटिस्फैक्शन हम कस्टमर की चेक कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स पे आके वो कहेगा नो। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें या किसी क्लॉथिंग स्टोर की बात करें और हम उनसे कहें जी कि डू यू लाइक, आई लाइक टू शॉप ऑन दिस ब्रांड। जी ठीक है, फिर हम कहते हैं कि आई लेस फ्रीक्वेंटली परचेज दिस प्रोडक्ट। भाई अगर वो लाइक कर रहा है तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज करेगा, तो वो इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर लेगा। तो क्वेश्चन डिजाइन में भी जो है वो जो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो सकता है कि उसने रेस्पोंडेंट के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, वो सब पे एग्री कर रहा है। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चनर मिक्स भी करते हैं कि हमारा भी डबल चेक हो जाए कि पसंद भी है और विजिट भी नहीं कर रहा। अगर पसंद पे यस कर रहा है तो विजिट पे नो करेगा, अगर पसंद पे नो कर रहा है तो विजिट पे यस करेगा कि मैं इस पे कम विजिट करता हूँ। तो उसकी जो ट्रुथफुलनेस है वो भी चेक हो जाएगी और ये जो एरर है वो भी रिमूव हो जाएगा वहां से। तो ये इसकी टेक्निक इस तरह से यूज होती है। अभी तक हम जो रिसर्च कर रहे थे उसमें मोस्टली क्वेश्चन हम ऐसे ही डिजाइन कर रहे थे कि जिसमें मोस्टली रेस्पोंडेंट जो है वो एग्री ही कर सकते थे। लेकिन मैं फिर चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन डिजाइन करें तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो जिससे वो रिव्यूअर को, जो रेस्पोंडेंट है, उसको डबल चेक भी किया जा सके कि वो अगर किसी स्टेटमेंट पे येस कर रहा है तो उसकी जो अपोजिट स्टेटमेंट है उस पर तो वो नो करेगा ना। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन सही से पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। सैंपल सिलेक्शन एरर जो है वो हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें जो है सैंपल सिलेक्शन एरर
इस तरह से भी आ सकता है कि आगे हमारा एक चैप्टर आ रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। तो उसका जो मेन जो डिफरेंस है दोनों सैम्पलिंग टेक्निक का, कि अगर आपको पॉपुलेशन साइज नोन है तो आप करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अगर आपका सैंपल पॉपुलेशन साइज अननोन है, आपके रेस्पोंडेंट की पॉपुलेशन अननोन है कि कितने रेस्पोंडेंट हैं आपके, तो आप जाएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। अब आप अगर कोई रिसर्चर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में जो है वो पॉपुलेशन का साइज लिख रहा है कि जो जी हमारे जो पॉपुलेशन है, से फॉर एग्जांपल आपके जो जेविस के स्टूडेंट हैं, अगर इसका साइज हमें नोन है, ये शेयर करते हैं, और फिर हम इस पे बैठ के जो है वो कोटा बेस्ड सैम्पलिंग करें या स्नोबॉल सैम्पलिंग करें, तो वो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट का नंबर हमें पता है कि कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, फिर इसमें से हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे, आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगी, रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी आपकी, इसके ऊपर आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। ये आपके जो सैम्पलिंग टाइप्स हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जो आपकी नोन पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, तो जब नोन है आपको पॉपुलेशन और वो रिसर्चर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है वो सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी से चूज कर रहा है कि जो कि अननोन सैंपल के लिए होती है, तो ये आपका सैंपल सिलेक्शन एरर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पॉपुलेशन तो अगर आपका एग्जामिनर आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा है ध्यान से और वो देखता है जी के ऊपर जो आपने रिसर्च डिज़ाइन लिखा है, और चैप्टर 3 जो मेथोडोलॉजी में हम बताते हैं जी कि पॉपुलेशन और सैम्पलिंग हमने कैसे की है, तो हम पहले पॉपुलेशन डिस्क्राइब करते हैं। वहाँ पे अगर पॉपुलेशन नोन आ गई और फिर सैम्पलिंग जो टेक्निक हमने चूज की है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका सैंपल सिलेक्शन एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हम इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में जो लास्ट आ रहा है आपका, वो है आपका इंटरव्यूअर चीटिंग। ठीक है ना, द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग इन फेक आंसर्स और फाल्सिफाइंग क्वेश्चनर व्हाइल वर्किंग एज एन इंटरव्यूअर। ये अक्सर जो है वो से फॉर एग्जांपल जब ये पीडीए डिवाइस नहीं होता था, तो पीडीए डिवाइस में ऐसा है कि अभी जो जेन्युइन जिनको सर्वे चाहिए होता है उनके पास बजट भी अच्छा होता है, तो हम कहते हैं इन्यूमरेटर्स कहते हैं जो जाके डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। तो पीडीए डिवाइस पे अगर वो रेस्पॉन्सेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो डिवाइस जो है वो कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो भी सेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर पेपर बेस्ड हो रहा है सर्वे और इंटरव्यूअर है, इन्यूमरेटर है, वो किसी एक जगह बैठ के और क्वेश्चन फिल करना शुरू कर देता है, तो फिर दिस इज फॉल्सिफिकेशन एंड फेक आंसर फिलिंग हो जाएगा उसके अंदर। जो कि अच्छा, ये ऐसा भी होता है जी के इंटरव्यू जो है उसने 5-6 लोगों का इंटरव्यू किया, 10 लोगों का इंटरव्यू किया और एक अंदाजा लगाया है कि ये रेस्पोंडेंट जो है वो किस किस्म के आंसर्स दे रही हैं और ये रिसर्च किस तरफ जा रही है। हो सकता है कि अगले 15-20 रेस्पोंडेंट हो, उनका कोई व्यू पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन ये इसको अज्यूम करते हुए जो है वो बाकी के रेस्पॉन्सेज प्रीवियस रेस्पोंडेंट के एस्पेक्ट से फिल करना शुरू कर दे। ठीक है ना, कि जी 20 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है, मुझे 50 इंटरव्यू करने थे, 30-35 का रेस्पॉन्स इसी तरफ जा रहा है, तो बाकी 15 भी यही जवाब देंगे और क्या देंगे, क्यों इनको इंटरव्यू करते हैं, इधर ही बैठ के इसको फिल करते हैं। तो ये जो एरर्स हैं, तो दिस इज इंटरव्यूअर चीटिंग, और इसको कवर करने के लिए जो है वो कोऑर्डिनेट्स पीडीए डिवाइसेस तो देते हैं जो करवाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की होती है, जो है वो ऑस्ट्रेलियन यूएसएड वाले जो है वो भी जो रिसर्च करवाते हैं डेटा कलेक्शन, तो पीडीए डिवाइसेस पे करवाते हैं। तो कुछ हद तक इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है कि एटलीस्ट वो उस लोकेशन पे तो पहुंच जाते हैं ना, घर बैठ के तो नहीं करते कि फील्ड में ही नहीं जा रहे। तो ये चीज़ काउंट होती है। और जो ये लोग जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो अगर बीच में कोई टोल प्लाजा आ रहा है तो उसकी रिसिप्ट मांग लेते हैं जी के इस टोल प्लाजा की हमें रिसिप्ट चाहिए, उससे वो डेट चेक कर लेते हैं कि जी ये लोग इस तरफ गए थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो है वो कार में ट्रैकर लगा होता है,
वो ट्रैकर के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये फील्ड की गाड़ी है, उस तरफ गई थी नहीं गई थी। तो इस तरह से कुछ इंटरव्यूज की जो चीटिंग है, सुस्ती है, उसको कवर करने की कुछ टेक्निक्स हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंटरव्यू खुद ही फिल कर रहा है और जो है वो सबमिट कर रहा है। तो दिस इज इंटरव्यूअर चीटिंग, वो चीटिंग कर रहा है इसमें। अच्छा जी, बाकी इसकी जो है वो 2-3 स्लाइडें और हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है जिसमें आपको रेस्पोंडेंट को लिमिट किया जाए। कैसे? लाइकेट स्केल आप बना लेते हैं, रेटिंग स्केल बना लेते हैं, ठीक है ना, येस नो के क्वेश्चन बना देते हैं। वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो आपके सारे जो है वो रेस्पोंडेंट को लिमिट कर रहे हैं कि आप इनको ऐसे रिस्पॉन्स करें। और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है वो उसमें आपके जो है वो रेस्पोंडेंट जो है उसमें अपने आइडियाज़ भी, अपने कमेंट्स भी उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको समहाउ रेस्पोंडेंट को लिमिट कर रहा है आंसर्स देने के लिए। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस की टाइप है, अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चंस और डिस्गाइज्ड क्वेश्चंस, इसका फ़र्क ये है कि ऐसे सवाल जो हम रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जी आप जो है वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के जो कुछ सवालात हैं जो हम डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से पूछ सकते हैं और दे आर आल्सो विलिंग टू आंसर। डिस्गाइज क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। से फॉर एग्जांपल अभी अगर आप किसी से पूछे ना कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम का नाम सुनते ही आज इनकम टैक्स से आए हो क्या भाई? तो बजाय उससे एनुअल इनकम पूछने के हम उससे पूछे जी आपकी जो है वो अगर वो डेली वेजेस पे है या सैलरीड पर्सन है, तो हम उससे मंथली इनकम पूछ सकते हैं, जी आपकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली बता देगा। हम उसको मल्टीप्लाई करके 12 से उसकी एनुअल इनकम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, जी आपकी मंथली इनकम क्या है, हमारा टारगेट क्या था, एनुअल इनकम जानना, ठीक है। तो हम डेली, वीकली या मंथली इनकम मालूम करके हम उसका फार्मूला लगा के एनुअल इनकम मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज द डिस्गाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं। तो आपका डिस्गाइज, अनडिस्गाइज्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपकी क्वांटिटी है और या हम इसको क्वालिटेटिव भी, लेकिन इसका टाइम जो है वो इट्स अ सिंगल मोमेंट इन टाइम, ठीक है। आपको करंट स्टेटस मालूम करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, स्टाफ सेटिस्फेक्शन का, या आपका शॉपिंग के इंटेंशन का करंट स्टेटस मालूम करना है, तो आप जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना है। अगर आपको कोई बिहेवियरल स्टडीज देखनी है, बिहेवियर में क्या चेंज आया है, अगर आप मैनेजमेंट का बिहेवियर देख रहे हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को देख रहे हैं जी कि वो 5 साल पहले क्या था अब क्या है, ठीक है, लेकिन वो 5 साल पहले की जो स्टडी थी वो भी आप ही की थी, अब 5 साल के बाद आप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, टाइम वाइज उसका टाइम जो है वो आप ओवर टाइम देख रहे हैं। या आपने अभी किसी गांव में जाके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर खोला है, तो इस वक्त लोगों की स्किल्स क्या हैं, उनका जो है इनकम क्या है, ठीक है ना, वो उनका जो लिविंग स्टाइल क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने अभी करंट स्टेटस पे नोट कर ली। फिर ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग खत्म हुई, पास आउट हो गए, उन्होंने 1-1.5 साल फील्ड में काम भी किया, 6 महीने का कोर्स किया, 1.5 साल फील्ड में लगा लिया। तो अब 1.5 साल, 2 साल के बाद आप वहाँ जाके देख रहे हैं जी कि 2 साल में इन्होंने 6 महीने का कोर्स किया और 1.5 साल 1 साल उन्होंने जो है वो कमाया है। तो अब देखते हैं कि इनका बाइंग पावर क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, कंडीशंस क्या है। तो दिस इज काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और वो आपकी थी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये जो पार्ट है इसका,
वो हम ख़त्म कर चुके हैं इस प्रेजेंटेशन का। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि हम सर्वे रिसर्च में हाउ वी कम्युनिकेट विद द रेस्पोंडेंट्स, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट जो भी मैं सेशन कनेक्ट करूँगा तो हम उसमें करते हैं। और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं। मैं 5 मिनट के बाद नया सेशन कनेक्ट करता हूँ, तो उसमें फिर हम जो है वो मैं आपके साथ